न्यूक्लियोसोम एकेडमी पे सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से हम देखते हैं आज प्लांट फिजियोलॉजी क्या चीज़ आज हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी में जानते हैं वाटर से संबंधित, हम वाटर एंड इट्स रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आप सबको पता है कि इसके स्टीफन हेल्स हैं। कौन है ये? इसके स्टीफन हेल्स हैं 1677 में। देखिए मोमेंट ऑफ गैस जो होता है, सबसे पहले अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो जो मोमेंट ऑफ गैस होता है वो हमेशा और हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। विदाउट एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूजन रेट की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन रेट टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल का अगर साइज़ भारी होगा तो उनका डिफ्यूजन घट जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो भी आपका डिफ्यूज़न बढ़ जाएगा। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, देन सॉलिड में होता है। प्योर सॉल्वेंट कंटेन हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी कि प्योर सॉल्वेंट है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी नाइट्रोजन गैस है, सपोज कीजिए, तो उसका आपका डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन के साथ अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दिया तो उसका डिफ्यूज़न कम हो जाएगा। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। अगर सॉल्वेंट में कोई भी आप सोल्यूट को मिक्स करते हो तो वो हमेशा और हमेशा डिफ्यूज़न कम ही करेगा। अब आइए ऑस्मोसिस, ये तो था डिफ्यूज़न के बारे में। ऑस्मोसिस पे आइए। ऑस्मोसिस क्या कह रहा है? ऑस्मोसिस भी एक फिनोमेना होता है जिसमें जो होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है वो अपने लो कंसंट्रेशन से अपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर लेकिन हम आपके वाटर की बात करें, किसमें? ये तो था कि अगर कोई सल्यूशन है और एक तरफ सल्यूट रखा हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट रखा हुआ है और एक तरफ क्या रखा हुआ है आपका, एक तरफ आपका सॉल्यूशन रखा है, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन अगर पानी का केस देखेंगे हम, ठीक, अगर खाली पानी और पानी है तो वहाँ पर पानी अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ऑस्मोसिस में। ठीक है, ऑस्मोसिस रिक्वायरमेंट एसपीएम, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग मेम्ब्रेन हो गया, पार्चमेंट पेपर हो गए, ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके? एसपीएम के। टू चेक ऑस्मोसिस, कहीं पर अगर ऑस्मोसिस हो रहा, सपोज कीजिए ये हमारे पास दो चैम्बर होता है, यहाँ पर हमने हाई कंसंट्रेशन रखा हुआ है, यहाँ पर हमने लो कंसंट्रेशन रखा हुआ है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होगा या सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए इधर हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा उस पर जितना पर्टिकुलर प्रेशर होगा उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या होता है आपका, ऑस्मोसिस फिनोमेना रुक जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हायर यानी कि हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ लगाते हैं। अभी हम बताते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ये ओपी था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, आप जरा सोचिए, अगर हमने प्रेशर ओपी से भी ज़्यादा कर दिया, ऑस्मोटिक से भी ज़्यादा कर दिया, तो पानी उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ऑस्मोसिस के जस्ट उल्टा, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे घर में आरओ लगा होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही काम करता है। ओके, अब देखिए, टू चेक ऑस्मोसिस सॉल्यूशन साइड मेजर क्रिएट द, क्या कह रहा है कि आप ओपी, ठीक है, आपका कह रहा है कि सॉल्यूशन साइड में एक प्रेशर लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, टीजीटी पीजीटी वाले क्या पूछते हैं कि बताइए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर दिएगा बाबू, हमेशा याद रखिएगा, आई पर डिपेंड करता है। आई क्या होता है? एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग, एक्चुअली एक केमिस्ट्री का एक पॉइंट है, समझ लीजिए ऐसा, आई जो होता है वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो आई जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते हैं जैसे ग्लूकोज हुआ और सुक्रोज हुआ, जो नहीं टूटते हैं उनके आई 1 होता है, और जो अपने आयन में टूट सकता है जैसे NaCl, Na+Cl- 2 आयन दे सकता है तो आई इसके लिए 2 हो जाएगा। और H2SO4 है, दो हाइड्रोजन देगा, एक सल्फेट देगा, तो 2 1 इसके लिए 3 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा कि एक तरफ, एक मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है,
एक तरफ हमारा सुक्रोज भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, सुक्रोज भरा हुआ है, और एक तरफ हमारा NaCl भरा हुआ है। बताइए वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? तो आपको पता है कि NaCl के लिए I कितना होगा, I 2 होगा, सुक्रोज के लिए I कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 2 से 1 की तरफ जाएगा कि 1 से 2 की तरफ जाएगा, 1 से 2 की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन से अपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा पानी। ओके, तो OP बराबर I पर डिपेंड करता है। CRT सबके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर आपका क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए एक किशमिश को, ठीक है, एक किशमिश को सुक्रोज के सलूशन में रखा गया है। ओके, तो वो ज़्यादा पिचकेगा या उस किशमिश को दूसरे दिन हमने NaCl के सलूशन में रख दिया तब ज़्यादा पिचकेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि NaCl का OP ज़्यादा होता, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता, इसीलिए NaCl में किशमिश जो होगा बहुत ज़्यादा पिचक जाएगा। अगर हम तुलना करें सुक्रोज के सलूशन में, सुक्रोज के सलूशन में कम पिचकेगा लेकिन NaCl के सलूशन में ज़्यादा पिचक जाएगा OP के कारण। ओके, अब देखिए स्वेलिंग ऑफ रेजिन, यही कह रहा है, रेजिन का मतलब किशमिश जो होते हैं इनका फूलना जो होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। अब आइए सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए एक मान लीजिए कोई सेल है, क्या है ये, सेल है, और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है SPM सेमी पेरिमियल मेम्ब्रेन का काम करती है। ठीक, अगर अंदर का सॉल्यूशन और बाहर का सॉल्यूशन दोनों सेम कंसंट्रेशन, सांद्रता इनकी समान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ब्लड और प्लाज्मा, ठीक है, RBC और प्लाज्मा दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर बाहर वाला सॉल्यूशन जो होता है आपका लेस कंसंट्रेट है और अंदर वाला सॉल्यूशन जो होता है हाई कंसंट्रेट है, ठीक है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। पानी हमेशा और हमेशा याद रखिएगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सॉल्यूशन के केस में अगर बात किया जाए तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बाहर वाला कंसंट्रेशन कम है और अंदर वाला कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कम कंसंट्रेशन से अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट जाएगा तो ये सेल फूल जाएगी। ठीक है, यानी कि बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाएगा और हाइपोटोनिक में पानी अंदर जाएगा यानी कि एंड ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, एंड का मतलब अंदर। अगर वहीं पर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अंदर वाला सॉल्यूशन सपोज कीजिए कि आपका क्या, बाहर वाला सॉल्यूशन आप सपोज कीजिए कि ज़्यादा कंसंट्रेट है और अंदर वाला सॉल्यूशन कम कंसंट्रेट है, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा यानी कि एक्स ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्लाज्मोलिसिस इस फिनोमेना जो होती है इन विच सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड साइटोप्लाज्म दैट इज, ठीक है, साइटोप्लाज्म लो हो जाता है, जैसे फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है। फ्लैसिड कंडीशन का मतलब होता है पिचक जाता है, यानी कि अगर एक सेल को हम एक सॉल्यूशन में रखे हैं जिसका बाहर का सॉल्यूशन जो होता है आपका क्या होता है, गाढ़ा है, अंदर का सॉल्यूशन कम गाढ़ा है, तो होता क्या है, बाहर का सॉल्यूशन क्या है, कम गाढ़ा है और अंदर का सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, तो होता क्या है, पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। लेकिन ज़रा उल्टा सोचिए, बाहर का सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, अंदर का सॉल्यूशन कम गाढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर से पानी बाहर जाएगा यानी कि एक्सॉस्मोसिस होगा और इसी एक्सॉस्मोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का लिसिस होने लगता है। अब डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, उल्टा सोचिए, मतलब एक प्लाज्मा का एक छोटा सा सेल होता है जिसका प्लाज्मोलिसिस ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे सॉल्यूशन में हम रखेंगे जहाँ पर कम कंसंट्रेशन वाला होगा, इसके भी कंपेयर में कम कंसंट्रेशन वाला होगा, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा एंड ऑस्मोसिस में, तो उसको बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। तो हमेशा याद रखिएगा प्लाज्मोलिसिस में आपका क्या होता है, एक्सॉस्मोसिस होता है, डी प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस से सेल टर्जिड हो जाएगी, सेल टर्जिड का मतलब ये फूल जाएगा, और प्लाज्मोलिसिस का मतलब ये फ्लैसिड कंडीशन में जाएगा यानी कि पिचक जाएगा। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, एक OP होता है, एक TP होता है, एक DPD होता है। OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो देखिए जो बाहर से प्रेशर लगता है सेल पे उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अंदर से बाहर की तरफ लगता है सेल का प्रेशर उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, और इसी OP और TP को हम निकाल करके DPD निकाल सकते हैं। DPD इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है OP और TP, यानी कि हम कह सकते हैं DPD यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। ठीक है,
इसको सबसे पहले नॉलेट ने क्वाइन टर्म दिया था, ठीक है, डीपीडी। तो डीपीडी बराबर होता ओपी माइनस टीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपी माइनस टीपी, ओपी में से टीपी को घटा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को घटा देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, डीपीडी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए ओपी और टीपी बराबर हो गए, एक कंडीशन हमने लिया ओपी टीपी बराबर हो गया, यानी कि 5 ए भी है 5 ए भी है, तो 5 में से 5 जाए 0 हो जाएगा, डीपीडी 0 हो जाएगी, तो सेल टर्जिट कंडीशन में चला जाएगा। अगर सपोज़ कीजिए ओपी टीपी कम हो गया, ठीक है, टीपी 0 हो गया, ओपी ओपी ही रहा, टीपी 0 हो गया, तो बताइए ओपी में से टीपी घटेगा, और टीपी हमने 0 रखा तो डीपीडी ओपी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, डीपीडी ओपी के बराबर आ जाएगा। तो बाहर से लगने लगेगा प्रेशर, क्या बाहर से लगने लगेगा प्रेशर, यानी कि सेल को पिचका देगा, सेल फ्लैसिड कंडीशन में पहुंच जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि जो डीपीडी होता है वो वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर मान लीजिए 2 सेल दे दिएगा, क्या 2 सेल दे दिएगा, एक का नाम रख दिया ए, एक का नाम रख दिया बी, ए का ओपी दे दिया और क्या दे दिया, टीपी दे दिया, बी का भी ओपी दे दिया और टीपी दे दिया। पूछ रहा है पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, तो ओपी और टीपी का अंतर यहाँ निकाल लीजिएगा, डीपीडी यानी कि डीपीडी यहाँ निकाल लीजिएगा, और ओपी में से टीपी को घटा करके डीपीडी यहाँ निकाल लीजिएगा, और जिसका लो डीपीडी आएगा वो अपने हाई डीपीडी की तरफ वही मूवमेंट होगा, ठीक है। अगर जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पर डीपीडी 2 आ रहा है, यहाँ पर डीपीडी 1 आ रहा है, तो हमेशा लो से हाई यानी कि 1 से 2 की तरफ जाएगा, यानी कि वाटर का मूवमेंट जो होगा बी से ए की तरफ होगा, लो से हाई डीपीडी की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। जो आपका वाटर होता है उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, लेकिन वो पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, और वही उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है वाटर का, यानी कि प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल, वो 0 होता है और वही मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करते हैं, चाहे आप चीनी ऐड कीजिए, चाहे आप नमक ऐड कीजिए, तो हमेशा और हमेशा पोटेंशियल घटेगा। अब बताइए 0 मैक्सिमम होता है, अगर घटेगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि हमेशा ऑलवेज डिक्रीज होता है कुछ ना कुछ मिलाने पर, ठीक है। अब देखिए आप ऑस्मोसिस को कैसे चेक कर सकते हैं। पोटैटो ऑस्मोकॉप आता है, एक ऑस्मोकॉप आता है जो अंडे की झिल्ली की बना होता है, पोटैटो से जो आपके आलू का बना होता है, ठीक है। रेजिन से हम जैसे आपका क्या बोलते हैं किसमिस से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, इसको चेक कर किया जा सकता है। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हमने बताया, आरओ यूज डिसलाइनेशन ऑफ वाटर। देखिए समुद्र का पानी है आपके पास, अगर उसको पीने लायक बनाना चाहते हैं तो हमको रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, यानी कि आरओ सिस्टम अपने घर में लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर यानी कि इसका साई हमेशा 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल कितना होता है, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करें तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता 80 होता, इसीलिए ये सभी चीज़ों को लगभग डिजॉल्व अपने अंदर कर लेता है। डिजॉल्व ओनली पोलर सब्सटेंस, क्योंकि ये भी वाटर पोलर होता है तो पोलर को ही डिजॉल्व कर सकता है। हाई सॉल्युबिलिटी होती है, हाई एडेशन कोहेशन फोर्स होता है जिसके द्वारा जाइलम में पानी चढ़ता है। पोलर नेचर का होता है जिसके कारण क्या होता है, चीनी और नमक इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। हाई सरफेस टेंशन होता है जिसके कारण पानी चिपक जाता है जाइलम फ्लोएम में और ये ऊपर जाता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है इसका। लॉस हीट जो होता है वो सरफेस से होता है। जैसे मान लीजिए एक झील है, क्या झील है, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठंडी के सीज़न में लॉस हमेशा जो वाटर का होगा, जो आपका वेपर का होगा, वो हमेशा ऊपरी सरफेस से होगा। ऊपरी सरफेस से लॉस होगा तो यहाँ पर क्या बर्फ़ जम जाएगा, और अगर बर्फ़ यहाँ पर ऊपर जम जाएगा तो अंदर का जो पानी है वो पानी के फॉर्म में रहेगा और ऊपर बर्फ़ जमी रहेगी। इसके कारण जो अंदर के जीव जंतु हैं, अंदर रहने वाले मछलियाँ हैं, वो ज़िंदा रहेंगी, नहीं तो वो मर जाती, ठीक है, लॉस ऑफ। तो ये इसका फ़ायदा है। और प्रोवाइड मीडियम फॉर द रिएक्शन, जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, साइटोप्लाज्म में जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो वाटर में ही होती हैं। इसीलिए नेचर ने किसको चूज़ किया, लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए वाटर को चूज़ किया, ठीक है, ओके। तो सपोर्ट नेचर इसको आपका वाटर को नेचर वाटर को चूज़ की। अब देखिए जो वाटर पोटेंशियल होता है, आपसे एक इक्वेशन पूछा जाता है, प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल में और वाटर पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा वाटर पोटेंशियल जो होता है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साई डब्ल्यू का 0 होता है, ओके। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे कौन से वाटर को लेते हैं। तो पौधे हमेशा और हमेशा याद रखिएगा कैपिलरी वाटर को लेते हैं, क्या, केशिकत्व जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कैपिलरी वाटर को लेते हैं सॉइल से। अब अगर सॉइल के होरिजोन की बात करते हैं, होरिजोन का मतलब जैसे मिट्टी है,
ठीक है, मिट्टी ये है पूरा, ठीक है, मिट्टी पूरा ऊपर से नीचे की तरफ है, हमने एक क्रॉस सेक्शन काट लिया पूरा ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमको अलग अलग यहाँ पर क्या दिखेगा, अलग अलग जोन दिखेंगे, अलग अलग कलर दिखेगा, तो उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन। और सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है जहाँ पर पत्तियाँ वगैरह गिरी होती हैं, तो वो रीजन होता है ओ रीजन, और उसके जस्ट नीचे ए वाला होता है, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद डी वाला होता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे डी मिलेगा। अब देखिए सबसे ऊपर जो होता है ओ हॉरिजॉन होता है, और ओ में भी ओ बी सबसे ऊपर होता है, ओ ए उसके नीचे होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए के बाद बी मत कर दीजिएगा, बी के बाद ए आता है, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी आएगा, तो ओ बी ओ ए। अब देखिए ओ बी और ओ ए में क्या होता है, जो पत्तियां वगैरह गिरती हैं उसमें ह्यूमिडिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन होता है, यानी कि उसको माइक्रोब्स और हमारे केचुए वगैरह जो होते हैं, डेट्राइट जिसको बोलते हैं, डेट्राइट्स बोलते हैं, डेट्रायोर्स बोलते हैं, उसको मिनरल में कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बारिश के सीज़न में हम जब कहीं पर जाते हैं जहाँ पर पत्तियाँ वगैरह ज़्यादा गिरी होती हैं, तो वहाँ पे हमको कुछ अजीब मछली की जैसे सुगंध आती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो ह्यूमस के कारण होता है। ह्यूमस जो होता है, एक्चुअली ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड होता है, तो ह्यूमिक एसिड के कारण ही वो मछली जैसी स्मेल हमको आती है। और ये ह्यूमस ओ लेयर में पाया जाता है, ओ बी और ओ ए में। अब देखिए ए लेयर में क्या होता है, ए लेयर जो होते हैं, ए लेयर में मिनरल्स होता है, तो प्लांट जो मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वो ए लेयर से करते हैं। और ह्यूमिडिफिकेशन, मिनरलाइजेशन ये सब किसमें होता है, आपके ओ लेयर में, फ्रेगमेंटेशन वगैरह ओ लेयर में होता है। और डी वाले में जब नीचे सबसे चले जाएंगे मिट्टी में, तो रॉक्स वहाँ पर पत्थर पाए जाएंगे, ओके। अब आगे कह रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट हेयर। रूट हेयर के द्वारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी में रूट हेयर लेस डेवलप होता है, बहुत कम पाया जाता है, तो भगवान ने उनके लिए जुगाड़ दिया। क्या जुगाड़ दिया, कहा बेटा फंजाई जाओ, जिसके पास रूट हेयर नहीं उससे जाओ, चिपक जाओ, फिलामेंट तुम्हारे पास है ही है, और तुम रूट हेयर का काम करना स्टार्ट कर दो। यानी कि हायर प्लांट याद रखिएगा, जो हायर प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म है, उनमें जब ये फंजाई लग जाता है, इसी एसोसिएशन को, इसी सिम्बियोटिक एसोसिएशन को, जो दोनों को फ़ायदा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, हायर रूट और फंजाई का एसोसिएशन, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। फंजाई क्या करता है, फंजाई एक तो रूट हेयर का काम करता है, फास्फोरस का एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके हायर प्लांट को देता है, बदले में हायर प्लांट खाना बना करके फंजाई को देता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन हम देख सकते हैं पाइनस के रूट में। पाइनस क्या होता है बाबू, जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। और हम किस में देख सकते हैं, हम देख सकते हैं ऑर्किड के सीड में। किस में, ऑर्किड का सीड बिना फंजाई के लगे, यानी कि माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना जर्मिनेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्किड इतना छोटा होता है, उसके पास न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं, तो फंजाई क्या करती है, उससे चिपक जाती है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ऑर्किड के सीड को देती है। तब ऑर्किड का सीड, नन्हा सा सीड, आपको पता है ये ऑर्किड का सीड पूरे एंजियोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है। क्या होता है ये, ऑर्किड का सीड जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सीड होता है, ठीक है। अब देखिए पानी अंदर जाता कैसे है, तो पानी अंदर जाने के लगभग दो आपके पाथवे दिए गए, एक एपोप्लास्ट थ्योरी दी गई, एक सिम्प्लास्ट थ्योरी दी गई। तो एपोप्लास्ट पाथवे में बोला, एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो सेल वॉल्स के थ्रू होता है, यानी कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो पानी सेल वॉल से ही जाएगा खाली, ठीक है, ये लास्ट में जाएगा, ओके। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, साथ से सिम्प्लास्ट, साथ से साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा, यानी कि ये अंदर की तरफ ऐसे मूव करके जाएगा। लेकिन होता क्या है कि एंडोडर्मिस रीजन में आपको पता है सबसे रूट में सबसे पहले एपिडर्मिस पाया जाता है, देन कॉर्टेक्स होता है, देन एंडोडर्मिस होता है, देन पेरीसाइकिल, देन जाइलम का नंबर आ जाता है। सबसे बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस होता है। एपिडर्मिस से पानी कॉर्टेक्स में गया, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में वायु पाई जाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है इसलिए पाई जाती है कहीं गलती से पानी फ्लोएम में ना पहुंच जाए, किसमें, फ्लोएम में ना पहुंच जाए, कैस्पेरियन स्ट्रिप पानी को ब्लॉक कर देता है। तो देखिए एपोप्लास्ट जो सेल वॉल के थ्रू जा रहा था, आया 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 आया, और एंडोडर्मिस में ये सिम्प्लास्ट बन जाएगा, और सिम्प्लास्ट तो ये डायरेक्ट जा ही रहा था, यानी कि एपोप्लास्ट एंडोडर्मिस तक एपोप्लास्ट रहता है, एंडोडर्मिस के बाद वो सिम्प्लास्ट बन जाता है, और सिम्प्लास्ट तो चल ही रहा है, ठीक। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाएगा फाइनली वाटर फ्लो जाइलम को किस पाथवे के द्वारा मिलता है, तो फाइनली वो आपको
आपको साइट यानी कि सिम्प्लास्ट के ही द्वारा मिलता है, एपोप्लास्ट के द्वारा नहीं मिलता। एपोप्लास्ट तक कहाँ तक जाता है? खाली और एंडोडर्मिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप किस में पाया जाता है? तो ये एंडोडर्मिस वाले रीजन में पाया जाता है। किसके लिए पाया जाता है? क्योंकि पानी गलती से आपके जाइल फ्लोएम में ना चला जाए, इसलिए पाया जाता है। अब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो मेनली दो फैक्टर आप याद रखिएगा, एक फिजिकल ड्राइनेस होता है, एक फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होता है। आप समझिएगा ध्यान से, फिजिकल ड्राइनेस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस क्या होता है। फिजिकल ड्राइनेस का मतलब सच में सूखा है पानी में, सच में ज़मीन में सूखा पड़ गया है, यानी कि ज़मीन में पानी है ही नहीं तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि ड्रॉट पड़ गया, सूखा। लेकिन फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस आपसे पूछा जाता है। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस मतलब क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन पानी उसको ले नहीं पा रहे हैं पौधे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हो क्या रहा है, उसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, या बाढ़ की कंडीशन आ गई है, एनारोबिक कंडीशन हो गई है। ठीक वही बात है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास खाना है ही नहीं, ठीक है, तो खाएगा क्या? नहीं खा पाएगा ना, तो वो क्या होगा? फिजिकल ड्राइनेस। एक अमीर व्यक्ति है, उसके पास तो खाना तो है, लेकिन उसके खाने में इतना ज़्यादा नमक उसकी औरत ने डाल दिया है कि वो चाहते हुए भी नहीं खा पा रहा है, तो दोनों केस में ये खा नहीं पाएगा। तो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस में क्या, औरत ने ज़्यादा नमक डाल दिया, यानी कि पानी तो है लेकिन ये बेचारा ले ही नहीं पाएगा, साल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, और ये फिजिकल ड्राइनेस होता है। तो ये मेन फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? हमारे एब्जॉर्प्शन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए, कह रहा है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन का मतलब समझते ही हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब जो आपका पानी वाष्प बन के उड़ता है स्टोमेटा के थ्रू, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा और अच्छे समझेंगे। ट्रांसपिरेशन जो होते हैं, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। स्पेशल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, पानी तो जाइलम के द्वारा जाता है, लेकिन कुछ कुछ पौधों में क्या होता है, देखिए माइक्रोरेल एसोसिएशन तो पहले ही हमने आपको बता दिया, पाइनस और ऑर्किड में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा स्पेशल मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कि स्पेशल चीज़ पाई जाती है, जैसे वेलामेन टिश्यू वंडा वगैरह में पाया जाता है। जो वेंडा होता है, आर्किड होता है, इनमें जितने भी आपको एपीफिटिक प्लांट होते हैं, दूसरे पर उगे होते हैं प्लांट, इनके पास क्या होता है कि वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। वेलामेन टिश्यू में हैंगिंग रूट्स पाई जाती है, जो कि हवा में लटकती रहती हैं। वेलामेन टिश्यू के अंदर जब देखेंगे आप तो एरेनकाइमा सेल पाई जाती है, यानी कि एरेनकाइमा सेल्स का मतलब ये आपके एयर स्पेस के द्वारा बनी होती हैं, ठीक है। एरेनकाइमा सेल वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, पानी को हमारे इस एटमॉस्फेयर से ही एब्जॉर्ब करती हैं वेलामेन टिश्यू के द्वारा, और पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, ओके। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स के द्वारा भी एब्जॉर्प्शन कुछ प्लांट करते हैं। अब आइए होलार्ड क्या होता है, ठीक है। होलार्ड का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल में जितना भी पानी है मिट्टी में, उसको बोलते हैं होलार्ड, ठीक है। लेकिन अब ये बताइए, खाली कैपिलरी वाटर ही तो प्लांट ले पाएगा, यानी कि जितना प्लांट लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिशार्ड। क्या बोलते हैं? क्रिशार्ड से याद रखिएगा, का से क्रिशार्ड, का से किसान। मतलब किसान, भाई किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक। तो क्रिशार्ड का मतलब होता है कि जितना अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, उसको बोलते हैं क्रिशार्ड। इकॉर्ड का मतलब जितना बच गया, ठीक है। ये भाई पूरा पानी था, ये होलार्ड है। क्या है? होलार्ड। इसमें से कुछ पानी प्लांट ले लेगा, यानी कि क्रिशार्ड, जो बचेगा उसको बोलेंगे इकार्ड। यानी कि इकार्ड और क्रिशार्ड को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा? होलार्ड मिल जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं होलार्ड इज इक्वल टू क्रिशार्ड प्लस इकार्ड। क्रिशार्ड क्या होता है? जो अवेलेबल होता है। का से क्रिशार्ड, करा से किसान, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। इकार्ड, ठीक है। होलार्ड क्रिशार्ड इकार्ड में ये रिलेशन होता है। अब देखिए, ये जो होलार्ड होता है, क्या होलार्ड होता है, अगर जितना होलार्ड का कुछ ना कुछ पानी ग्रेविटेशन के द्वारा एकदम ज़मीन के अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल वाटर। तो अगर होलार्ड में से ग्रेविटेशनल वाटर को हम हटा दें, ठीक है, तो वो होती है फील्ड कैपेसिटी। क्या होती है? फील्ड कैपेसिटी। और अगर फील्ड कैपेसिटी में से भी हम क्या निकाल दें? नॉन अवेलेबल वाटर, जो प्लांट के लिए नहीं है, तब वो आ जाएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जनरली आपको देखिए यही पूछता है, होलार्ड पूछता है, क्रिशार्ड पूछेगा, इकार्ड पूछेगा। अगर फील्ड कैपेसिटी पूछती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरली आपसे यही पूछा जाता है, होलार्ड और क्रिशार्ड। अब देखिए ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, देखिए जो प्लांट होते हैं वो, उनको भी तो जिंदा रहने के लिए
पानी चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखिए उनके अंदर का मटेरियल, अगर प्लांट हम देखें तो प्लांट कई तरीके के होते हैं, हेलोफाइट होते हैं, जीरोफाइट होते हैं। हेलोफाइट का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक होता है वहाँ के जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट बोलते हैं। जहाँ पे मरुस्थल है वो पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट बोलते हैं। और जो जो जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा बरसात है, जैसे यूपी वाला रीजन हो गया, एमपी वाला रीजन हो गया, इसको मीज़ोफाइट बोलते हैं। और जो पानी में पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोलते हैं। तो भाई बताइए सबसे ज़्यादा वाटर के लिए स्ट्रगल कहाँ करना पड़ेगा? जो बेचारा नमक में रह रहा है। यानी कि हेलोफाइट के अंदर कंसंट्रेशन वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो जीरोफिटिक का कंसंट्रेशन होता है वो, उसके बाद मीज़ोफाइट, उसके बाद सबसे कम कंसंट्रेशन हेलोफाइट का होता है। क्यों? क्योंकि हेलोफाइट कमल वगैरह क्या है, पानी में रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनका कंसंट्रेशन सबसे कम होता है। ओके, अब कह रहा है कि ये सीक्वेंस याद रखिएगा, हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीज़ोफाइट, हाइड्रोफाइट, ठीक है। तो हेलोफाइट का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है हेलोफाइट प्लांट के। प्लांट सेल केप्ट इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर किसी प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाहर हाइपो है तो अंदर हाइपर होगा, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। कितना? 1 से 5% मैक्सिमम इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन सेल फटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन अगर वहीं पर एनिमल सेल को देखिए तो एनिमल सेल क्या होता है, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो साइज़ तो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद वो सेल फट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। जैसे आरबीसी को अगर हम एक आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी हमारी फट जाएगी, हीमोग्लोबिन बाहर जा जाएगा, इसी को बोलते हैं हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। तो जो स्नेक वेनम जो हमको सांप काटता है जिसमें हम लोग मरते हैं, तो इसे हीमोलिसिस की वजह से मरते हैं, क्योंकि स्नेक वेनम जो होता है आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन का काम करता है। अभी हम बता रहे हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन कितने % पे होता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारे सेल, जैसे मान लीजिए एक सेल है, क्या है ये? एक सेल है। पानी को अंदर कराने के लिए इसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको पोरिन्स बोलते हैं, और वाटर के लिए स्पेशली एक्वापोरिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन्स। तो एक्वापोर छेद के द्वारा, एक्वा का मतलब पानी, पानी के जो छिद्र होते हैं उनको एक्वापोरिन्स बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वाटर अंदर जाता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई सल्यूट ए है, वो खाली और खाली अपने अकेला अंदर जा रहा है, तो इसके ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं यूनिपोर्ट। यूनी का मतलब अकेला, एंटी का मतलब अगर एक अंदर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बाहर भी निकल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। जैसे आपने सोडियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम कंट्रोल करने के लिए अंदर जाएगा, तो ऐसे को बोलते हैं एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब खाली और खाली पानी सपोज कीजिए अंदर जा रहा है। सिमपोर्ट का मतलब जब भी जाएंगे दो लोग साथ जाएंगे, ठीक है। मम्मी हमारी बोलती हैं कि बेटा चीनी और नमक एक साथ खाओ तब ज़्यादा काम करेगा। क्यों? क्योंकि चीनी अकेले लेंगे तो यूनिपोर्ट से जाएगा, नमक अकेले लेंगे तो यूनिपोर्ट से जाएगा, लेकिन चीनी और नमक दोनों लेंगे ना बाबू, तो दोनों एक साथ जाएंगे, वो आपके सिमपोर्ट के थ्रू जाएंगे, जल्दी काम करेगा हमारे स्टमक रीजन में, ठीक। अब देखिए एक ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें एनर्जी का लॉस होगा, एटीपी लगेगी, ठीक है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एटीपी का लॉस नहीं होता है, ठीक। और एक स्पेशल टाइप का फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें स्पेशल प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन इसमें भी आपके एनर्जी नहीं लगती है। अब लास्ट में सबसे आते हैं एम्बिबिशन क्या चीज़ होता है। देखिए एम्बिबिशन जो होता है वो एक तरीके का डिफ्यूज़न ही होता है, ठीक। एम्बिबिशन आल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूज़न होता है, लेकिन स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न होता है क्योंकि इसमें फिजिकल फेनोमेना होती है। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा? सॉलिड पार्टिकल के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि सरफेस पर खाली। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में अंतर होता है। देखिए वाटर अगर खाली सरफेस पर है तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, अगर वाटर अंदर पहुंच गया इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ए बी वाला एब्जॉर्प्शन, अगर ऊपर है तो एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम्बिबिशन। एम्बिबिशन क्या होता है? फिजिकल फिनोमेना होती है। एम्बिबिशन का बहुत फ़ायदा होता है, जैसे हमने सीड को लगाया मिट्टी में। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये पूरा मिट्टी है, बेचारा सीड यहाँ अंदर दबा हुआ है, ठीक। तो एक तो उसके ऊपर सीड कोट लगा होगा, तो जब ये पानी पाएगा तो ये फूलेगा, ठीक है। एम्बिबिशन के कारण फूलेगा और ये ब्रेक कर देगा इसको। जब जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण ब्रेक करेगा और ये धीरे से ऊपर निकल आएगा। एक नन्हा सा सीड इतना प्रेशर लगा करके एम्बिबिशन के द्वारा, यानी कि अगर पूछेगा जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है तो वो एम्बिबिशन के द्वारा होता है, ठीक है। और हमारे जो बारिश के सीज़न में हमारे दरवाजे फूल जाते हैं, देखा होगा आपने, वो भी एम्बिबिशन के द्वारा होता है। और
और पुराने समय में एक बड़े से पहाड़ को तोड़ना मुश्किल होता था, तो वो तो हमारे आदिमानव लोग क्या करते थे, इसमें छोटे छोटे छिद्र बना देते थे और उसमें चना डाल देते थे। जब चना जैसे डालेंगे छिद्र में, चने में पानी डाल देते थे, जब चना फूलेगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जैसे ही प्रेशर क्रिएट करेगा, ह्यूज प्रेशर क्रिएट करेगा, इस चट्टान को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। सोचिए कितने दिमागदार लोग थे। इम्बिबिशन पावर का यूज़ आपके एंसेस्टर के द्वारा, हमारे एंसेस्टर के द्वारा किया जाता था। इम्बिबिशन क्रिएट्स, ह्यूज प्रेशर क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें, आइसोटोनिक सोल्यूशन जो हमारे ग्लूकोज में चढ़ाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कहते हैं ग्लूकोज लगा दीजिए, तो उसमें जो जैसे जो इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन में जो आपने देखा होगा कि कुछ इंजेक्शन में उसके साथ पानी आता है पाउडर वाले में, तो वो इंजेक्शन नॉर्मल पानी नहीं होता है, वो 0.9% W/V यानी कि 0.9 मतलब 0.9 ग्राम घुला होता है 100 ml में, ठीक है, क्या चीज़, नमक घुला होता है वो। और क्योंकि 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन जो होता है हमारे ब्लड के आइसोटोनिक सोल्यूशन का काम करता है, ठीक है, ओके, 0.9% याद रखिएगा। अगर कोई कंसंट्रेशन आपने ऐसा बना दिया कि 0.9% NaCl से ज़्यादा हो गया, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करेगा, इंजेक्शन के द्वारा इसको चढ़ा देंगे ना, तो हमारे सेल की साइज़ छोटी हो जाएगी और हमारे मसल्स क्या हो जाए, कंट्रैक्शन होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। और अगर कहीं गलती से आपने पानी सपोज कीजिए चढ़ा दीजिए, NaCl नहीं चढ़ाया, पानी, तो पानी चढ़ाएंगे तो 0.9% W/V से कम ही होगा कंसंट्रेशन, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा तो साइज़ इंक्रीज होने लगेगी और हीमोलिसिस हो जाएगा, उसी समय आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये पूरा था आपका एसेंट ऑफ सैप और वाटर एब्जॉर्प्शन के वाला चैप्टर, यानी कि फिजियोलॉजी का हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाते हैं।